ओके। तो मैं अपना प्रेजेंट स्टार्ट करता हूँ। ये जो प्रेजेंटेशन है वो गवर्नमेंट का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए है। तो नमस्कार सभी जो है ऑडियंस का, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गोल्ड एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, माई सेल्फ सीओ भद्रेश शाह, पार्टनर ऑफ भद्रेश एस एंड कंपनी। तो आज ये सीजीटी एमएससी और मुद्रा योजना का एक प्रेजेंटेशन है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि सीजीटी एमएससी का जो प्रेजेंटेशन है तो उसमें मैं क्या क्या थीम कवर करूंगा। एक तो इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, ये स्कीम का उद्देश्य क्या है। दूसरा, किसके लिए वो एलिजिबल है, कितने की लोन हमें मिल सकती है, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, क्या एनुअल गारंटी फी होगी, कितने साल के लिए ये लोन मिलेगा, लोन लेने के लिए कितना समय लगेगा, कहां से हमें लोन मिल सकता है, ये लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अरेंज करना होता है, और लिस्ट ऑफ बैंक, मैं आपको बैंक की लिस्ट भी दूंगा जहां पे कांटेक्ट करके हमें सीजीटी एमएससी लोन का बेनिफिट मिल सकता है। ये स्कीम का जो उद्देश्य है, ये मेन सबसे बड़ा उद्देश्य जो ये स्कीम का है वो है जो हमारे एंटरप्रेन्योर है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो सर्विस यूनिट है, उसे विदाउट कोलेटरल, बिना प्रॉपर्टी बिजनेस करने के लिए लोन मिले। कई लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक में लोग पूछता है आपके पास घर है क्या, अगर है तो वो गिरवी रखो, आपको हम लोन देते हैं। आपके पास ऑफिस है, फैक्ट्री है, तो आप गिरवी रखो, हम आपको लोन देते हैं। आपके पास नहीं तो आपके रिलेटिव की प्रॉपर्टी भी चलेगी, या तो किसी का रेफरेंस लेके आओ या तो कोई गारंटर लेके आओ। लेकिन ये जो सीजीटी एमएससी स्कीम है, ये स्कीम के लिए किसी भी तरह का कोई गारंटर नहीं चाहिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट में दम होना चाहिए, और एज ए प्रमोटर आप बहुत एंथुजियाज्म होना चाहिए। तो किस तरह की लोन मिलती है? लोन होती है फंड बेस्ड लोन और नॉन फंड बेस्ड लोन। तो फंड बेस्ड लोन बोले तो हमें प्लांट एंड मशीनरी लेना हो, वर्किंग कैपिटल लेना हो, समझो मशीन लेना है तो हमें रुपया लगेगा 25 लाख 50 लाख डिपेंड, तो जिसके लिए हमको फंड बेस्ड मतलब रुपया चाहिए। कई बार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने को रॉ मटेरियल खरीदना होता है, तो वो रॉ मटेरियल के लिए हमें रुपया चाहिए, तो बेसिकली रुपया चाहिए तो वो फंड बेस्ड लोन हो गया। दूसरी लोन होती है नॉन फंड बेस्ड लोन। नॉन फंड बोले तो जहां पे रुपये का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। समझो किसी व्यापारी को बड़ा ऑर्डर मिला है 50 लाख का, तो पार्टी बोलता है आप बैंक गारंटी जमा करो, उसके बाद ही आप काम स्टार्ट कर सकते हो। कहीं पार्टी को फॉरेन से इंपोर्ट करना होता है, तो इंपोर्ट करने के लिए सामने वाले को आप पहचानते नहीं, वो बोलेगा आपको उधारी में मांग पैसा दे, आप रुपया जमा कराओ, तो आप बैंक में जाके एलसी इश्यू कर सकते हो, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये सीजीटी एमएससी स्कीम में आप फंड बेस्ड लोन भी ले सकते हो, नॉन फंड बेस्ड लोन भी ले सकते हो, मतलब टर्म लोन भी ले सकते हो, वर्किंग कैपिटल भी ले सकते हो, बैंक गारंटी भी ले सकते हो, एलसी भी ले सकते हो, और सबसे बड़ी चीज इसके लिए आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी बैंक को देनी नहीं होती है, कोई घर नहीं देना होता है, कोई फैक्ट्री नहीं लेनी होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिडबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के साथ हाथ मिलाया कि हम हमारे जो व्यापारी बंधु है उसके लिए एक ऐसी कोई स्कीम लाए कि अगर व्यापारी के पास प्रॉपर्टी नहीं है सिक्योरिटी देने के लिए, तो उसको उसके बिजनेस में कहां पे दिक्कत ना आए। तो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी ने ये सीजीटी एमएससी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज स्कीम लॉन्च की। तो हर कोई बोलेगा कि मुझे लोन चाहिए, तो क्या बैंकर क्या देखता है सीजीटी एमएससी में लोन देने के पहले? बैंकर देखता है कि मेरे को प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, मुझे फंडिंग दीजिए। तो बैंकर हमेशा देखता है कि ये प्रोजेक्ट वायबल है, जो लोन मांगने वाला आया वो ईमानदार है, उसका प्रोफाइल अच्छा है, उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। अगर ये सब ठीक है तो गवर्नमेंट और लैंडर कभी आपको मना नहीं करेगा सीजीटी एमएससी लोन देने के लिए, क्योंकि वो मेन देखेगा कि प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं। तो अगर आप बोलोगे मुझे प्लांट एंड मशीनरी के लिए लोन चाहिए, तो वो प्लांट एंड मशीनरी उसकी प्राइम सिक्योरिटी होगी और कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। कोई बोलेगा मुझे वर्किंग कैपिटल,
रॉ मटेरियल के लिए लोन चाहिए तो जो डेटर्स है, जो स्टॉक है, वही प्राइम सिक्योरिटी है, उसके अलावा किसी भी तरह की सिक्योरिटी बैंकर को नहीं चाहिए। तो कौन कौन एलिजिबल होता है? तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, 3 साल 5 साल से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, कोई भी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है, 3 या 5 साल से बिजनेस कर रहा है, या तो फिर कोई नया पढ़ा लिखा आदमी, या तो फिर एक तजुर्बा हो उसको बिजनेस का, वो नया है और वो स्टार्ट करना चाहता है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या तो कोई स्टार्ट करना चाहता है सर्विस यूनिट, तो उसको भी लोन दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सिस्टिंग मैन्युफैक्चरर को या एक्सिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को ही लोन मिलेगा। अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर है, नया बिजनेसमैन है, नया सर्विस यूनिट डालना चाहता है, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको भी सीजीटी एमएससी में लोन मिलेगा। अभी आप बोलोगे कितना मिलेगा? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, हर वो रकम मिल सकती है। मैक्सिमम जो रकम मिलेगी इसके अंदर वो होगी 2 करोड़ रुपया, क्योंकि ये 2 करोड़ रुपया सीजीटी एमएससी का कैप है। तो आपको मैक्सिमम लोन मिल सकती है ये स्कीम में गवर्नमेंट की ओर से, बैंकर की ओर से 2 करोड़ रुपया। तो आप 2 करोड़ के नीचे का कोई भी प्रपोजल बैंक में पुटअप करिए, आपको तब तक का लोन मिलेगा। तो ये एक्सिस्टिंग प्लस नए मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये लोन है, मैक्सिमम अमाउंट 2 करोड़ रुपया। अभी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मैंने पहले भी कहा कि प्रोजेक्ट कितना वायबल है, प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है, जो प्रोमोटर लोन लेने के लिए आ रहा है वो कितना स्ट्रांग है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने पहले भी कभी लोन लिया है, पहले भी कोई इसकी हिस्ट्री है। तो बेसिकली बैंकर और गवर्नमेंट चेक करता है कि ये जो बिजनेसमैन हमारे पास आया हुआ है सीजीटी एमएससी में लोन के लिए, तो उसकी प्रोफाइल क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसको ये बिजनेस में कितना अनुभव है, उसके साथ जो टीम जुड़ी हुई है उसको कितना अनुभव है, उसका प्रोजेक्ट कैसा है, उसके हिसाब से बैंकर एक अपना रेटिंग डिटरमाइन करता है, और वो रेटिंग के हिसाब से इंटरेस्ट का रेट डिटरमाइन होता है। तो भी अंदाजन वर्किंग कैपिटल अगर कोई लेने को जाता है तो उसका जो रेट है, क्योंकि ये जो लोन है वो एमसीएलआर बेस होता है। अभी लॉकडाउन में आरबीआई ने 2 बार एमसीएलआर रेट को रिड्यूस किया, जिससे कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हो गया। तो ये जो इंटरेस्ट का रेट है वो रेट आता है वर्किंग कैपिटल के लिए अंदाजन 8.25% से लेकर 9.25%, 8.25 से 9.25 तक। और किसी को प्रोजेक्ट डालना है, प्लांट एंड मशीनरी लेना है, उसके लिए ये रेट आता है 7.9 से लेके 8.75 तक। तो वर्किंग कैपिटल का अंदाजन रेट आता है 8.25% से लेकर 9.25% तक, और प्लांट एंड मशीनरी का रेट आता है 7.9 से 8.75 तक। दूसरी ये सीजीटी एमएससी की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो कोलेटरल फ्री लोन होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और दूसरी जो चीज है वो एनुअल गारंटी फी। इसको आप ऐसा देखिए कि इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस होता है आपकी लाइफ का, उसके लिए आपको एक प्रीमियम देना होता है। तो वैसा आज बैंकर आपको लोन देता है, और उसके बाद अगर किसी भी कारण से वो पेमेंट आप नहीं कर पाते तो बैंकर का नुकसान हो जाता है। क्योंकि आप दूसरी लोन लेने के लिए जाते हो, कभी बैंकर के पास क्या होता है, आपका घर होता है, आपकी मशीनरी होती है, आपकी फैक्ट्री होती है। ये लोन के अंदर गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन के लिए किसी भी तरह की सिक्योरिटी लेने के लिए बैंकर को मनाही कर दी है। तो कल उठ के अगर किसी भी कारण से बिजनेसमैन लोन का रिपेमेंट नहीं कर सकता, वो केस में बैंकर को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने एनुअल गारंटी फी का एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर डाला हुआ है। एनुअल गारंटी फी यानी 1.25 से लेकर 0.25%, ये एक चार्ज है। जैसे आप इंश्योरेंस लेने जाते हो तो एक प्रीमियम देते हो, वैसे ये 1.25 से 0.25% का एक चार्ज है। तो आप समझो कि मशीन लोन लेने के लिए जा रहे हो 1 करोड़ रुपए का, तो जो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा वो तो लगने वाला ही है। तो ये जो 1.25 से 0.2% का चार्ज है वो आपको 1 करोड़ के ऊपर भरना है। तो ये बेसिकली आपका गारंटी फीस हो गया। गवर्नमेंट को ये पेमेंट मिला, मतलब गवर्नमेंट ने आपका गारंटी ले लिया। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी का लोन होगा 5 साल के लिए, पहले साल आपने लोन लिया 1 करोड़ रुपए के लिए, 1 साल के बाद आपका लोन बचा 80 लाख रुपया, तो आपको लगेगा कि मेरे को दूसरी बार भी देना है। तो ये एनुअल गारंटी फी है, आपको हर साल देनी है। मतलब अगर आपका 5 साल का लोन है तो आपको 5 साल के लिए देनी है। तो पहले साल आपने 1 करोड़ का लोन लिया था तो 1 करोड़ के ऊपर वो चार्ज भरा। दूसरे साल समझो कि आपका लोन हो गया 80 लाख रुपया, क्योंकि आप
पेमेंट भी करते हो, ईएमआई भी करते हो, तो आपका दूसरे साल मतलब 13वें महीने में आपका लोन कम होकर 80 लाख हो गया। तो आपको ये जो परसेंटेज है वो 80 लाख पे भरना है। तीसरे साल समझो आपका लोन बाकी है 65 लैक्स का, तो आपको भरना है 65 लैक्स पे। पांचवें साल में समझो आपका 10 लाख रुपया ही देना बाकी है, तो आपको ये जो चार्ज है वो 10 लाख पे देना है। तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही है, इंटरेस्ट के अलावा एनुअल गारंटी फी है जो आपकी लोन आउटस्टैंडिंग होती है, हर साल के बाद जो अपना बकाया बाकी होता है उसके ऊपर ये एनुअल गारंटी फी देनी होती है। इसके अलावा अगर कोई वर्किंग कैपिटल लेने के लिए जाता है, तो किसी ने मानो कि 50 लाख का वर्किंग कैपिटल लिया, लेकिन उसमें वर्किंग कैपिटल ऐसा होता है कि हम लोग सब यूज नहीं करते, हमको जरूरत होती है तभी हम यूज करते हैं, जरूरत नहीं तभी हम यूज नहीं करते। तो वो वर्किंग कैपिटल में किस तरह से होता है, अगर हमने 50 लाख का वर्किंग कैपिटल लिया है और हमने सिर्फ 40 लाख ही यूज किया है, तो हमको 40 लाख पे ही वो परसेंटेज बनना है। किसी ने 50 लाख का वर्किंग कैपिटल लेके 35 लाख ही यूज किया, तो ये 35 लाख के ऊपर ही भरना है। तो एनुअल गारंटी फी जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा उसके ऊपर भरना है, और जो कम वर्किंग कैपिटल होगा तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो आप यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर ही भरना है। मैंने कहा कितने साल का ये लोन होगा, ये लोन जो होता है वो 5 साल के लिए होता है टर्म लोन। मतलब अगर हमको प्लांट एंड मशीनरी लेना है, नया फैक्ट्री लेना है, नया प्रोजेक्ट डालना है, तो उसके लिए जो टेनर आता है वो 5 साल के लिए होता है। और अगर वर्किंग कैपिटल लेने के लिए जाते हैं तो वर्किंग कैपिटल में यहाँ पे बताया कि 1 साल के बाद आपको रिन्यूअल करना होता है। तो उसका मतलब आप समझ लीजिए, आपको एक बार वर्किंग कैपिटल मिल गया सीजीटी एमएससी में तो वो कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि 1 साल खत्म हुआ, आपको एक पेपर सबमिट करना है और आपका लोन रिन्यू हो गया। तो जब तक आपका चल रहा है और जब तक आपको लोन चाहिए, वो लोन आपका लाइफ लोन तक चलने वाला है, एवरी ईयर सिर्फ रिन्यूअल करना है। और उसमें ऐसा है कि अगर आपका लोन स्टार्ट हुआ 35 लाख का आपने वर्किंग कैपिटल लिया, दूसरे साल आपका बिजनेस बढ़ गया, आप बैंक में जाके रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मेरे को और 15 लाख चाहिए, बैंक आपको दे देगा। आप 1 साल के बाद और जाते हो कि मेरे को अभी 1 करोड़ रुपया चाहिए क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया है, तो बैंक आपको 1 करोड़ रुपया दे देगी। 2 करोड़ तक आपको बैंक, अगर आपका टर्नओवर बढ़ रहा है तो 2 करोड़ तक आपको ये बैंक आपको ये रुपया देती रहेगी। सिर्फ एवरी ईयर आपको एक रिन्यूअल करना है और कुछ नहीं। तो वर्किंग कैपिटल 1 ईयर सब्जेक्ट टू रिन्यूअल। टर्म लोन जो होगा वो 5 साल के लिए होगा। अभी सबसे बड़ी बात, क्या आप बोलोगे कि ये लोन लेने के लिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है कि हम तो बैंक में जाते हैं, कोई मिलता ही नहीं, कोई हमें लोन देता ही नहीं। ये सब नेगेटिव बात है। कितना टाइम लगता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक गाइडलाइंस इश्यू किया हुआ है बैंकर को कि कोई भी बिजनेसमैन अगर आपके पास लोन के लिए आता है, उसको 15 दिन के अंदर आप उसको अप्रूवल दे दीजिए कि हम आपको इतना लोन दे दें, सब्जेक्ट टू जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है वो आपने जमा करवाए हैं तो। लेकिन डॉक्यूमेंट में ऐसा होता है, कोई भी बिजनेसमैन के बाद आप डॉक्यूमेंट मांगते हो, सर आज तो रेडी हो ही जाएगा, कल तो हो ही जाएगा रेडी, कल आप पूछो तो बोलेंगे परसों तक तो कंफर्म रेडी हो जाएगा। मुझे ये नहीं समझता है कि डॉक्यूमेंट इतना सिंपल होता है, उसको इतना अरेंज करने में इतना टाइम क्यों लगता है। इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर भी एक फोकस करूंगा कि बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको आप जितना जल्दी बैंक को जमा करते हो उतना जल्दी आपको लोन मिलता है। तो गाइडलाइंस भी है बैंकर को 15 दिन के अंदर लोन का आंसर देने के लिए। तो नॉर्मली ये 21 से 28 दिन आप अपर साइड में मैं बोल रहा हूँ, 21 से मतलब 3 से 4 वीक में आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। और सीजीटी एमएससी का जो गवर्नमेंट के पास से कवर लेना होता है उसके लिए भी 1 से 2 वीक लगता है। तो इतने टाइम में आपको लोन मिल जाता है। अभी आप बताओ कि कहां से लोन मिलेगा। गवर्नमेंट का ये जो स्कीम है वो इतना बढ़िया स्कीम है कि बैंकर को इसके अंदर कहां पे नुकसान नहीं है। तो इसके लिए हर बैंक ये लोन देना चाहती है, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, एनबीएफसी हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, फॉरेन की बैंक हो, या तो फिर गांव की रीजनल रूरल बैंक क्यों नहीं, ये हर तरह की बैंक ये सीजीटी एमएससी स्कीम के साथ रजिस्टर की है और हर कोई ये फंडिंग देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेशनलाइज बैंक की सीजीटी एमएससी में फंडिंग देती है, प्राइवेट बैंक भी फंडिंग देता है, कोऑपरेटिव बैंक भी फंडिंग देती है और स्मॉल फाइनेंस बैंक और गांव की छोटी बैंक भी सीजीटी एमएससी में व्यापारी को बिजनेस करने के लिए फंडिंग देती है। अभी मैं सबसे बड़ी बात करूंगा, क्योंकि कोई भी व्यापारी भाई जो भी बैंक में जाता है लोन मांगने के लिए, तो बैंक वाला उसको 2-4 पेज का एक लेटर दे देता है कि इतना डॉक्यूमेंट अरेंज करो आपका लोन हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट देखता है तो व्यापारी घबरा जाता है कि यार इतने सारे डॉक्यूमेंट मैं कहां से लाऊं। लेकिन मैं अभी आपको एक सिंपल रास्ता बताता हूं, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट है सिर्फ 1 घंटे में रेडी हो सकता है।
विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है। सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छोड़ के ये बाकी सब डॉक्यूमेंट विद इन 1 आवर आपके पास रेडी हो जाता है, वो आपके पास ही है। सिर्फ आपको मैं थोड़ी जानकारी देता हूं कैसे। जब आप जाते हो बैंक में तो केवाईसी, बैंक वाला बोलता है केवाईसी चाहिए, तो केवाईसी बोले तो आपने अपना वॉलेट निकाला और पैन कार्ड आधार कार्ड दिया बोले तो केवाईसी हो गया। तो उसी तरह से क्योंकि आप किसी के पास से लोन मांगने के लिए जा रहे हो तो वो आपके पास से आपका इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो केवाईसी बोले तो क्या किस तरह का कंपनी होता है? कंपनी होता है एक प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है, एलएलपी होता है। प्रोप्राइटर बोले तो मैं खुद सेठ, पार्टनरशिप बोले तो 2 से ज्यादा लोग उसके ओनर होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी में 2 से ज्यादा लोग उसके सेठ होते हैं। तो केवाईसी बोले तो प्रमोटर बोले तो जो ओनर है वो, तो उसका केवाईसी बोले तो पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, घर का लाइट बिल चाहिए, घर का मेंटेनेंस चाहिए, अगर भाड़े के घर में रहते हैं तो उसका लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट चाहिए, तो आपका केवाईसी हो गया। अभी बात आ गया कंपनी का केवाईसी, मतलब प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, फर्म। तो उसका केवाईसी बोले तो क्या होता है? उद्योग आधार है, अभी उद्योग आधार का हो गया उद्यम रजिस्ट्रेशन, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का कॉपी हो गया। अगर पार्टनरशिप का कंपनी है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड हो गया, उसका डीड हो गया। अगर प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी है तो उसका पैन कार्ड हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल हो गया। एलएलपी है तो एलएलपी का डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अभी जिस तरह से ओनर ने अपना घर का एड्रेस प्रूफ दिया, उसी तरह से कंपनी का ऑफिस होता है, फैक्ट्री होता है, गोडाउन होता है, वहां का अगर जो भाड़े का है तो उसका लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट, वहां का लाइट बिल और मेंटेनेंस भी, तो कंपनी का भी केवाईसी हो गया। ये सब डॉक्यूमेंट सबके पास होता है, रेडीली अवेलेबल होता है। इसके बाद आ जाता है इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट। अगर इंडिया की पॉपुलेशन बोले तो 130 CR है, अगर उसमें मैं बताऊं कि अर्निंग मेंबर मतलब जो कमाने वाली व्यक्ति है तो मुझे लगता है वो भी 30 से 50 करोड़ के बीच में होगी। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले भारत देश में सिर्फ 5 से 7 करोड़ लोग ही है। वो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स भरना बहुत ही जरूरी है। और वो जरूरी क्यों है? जब भी आप बैंकों के साथ जुड़ोगे, जब भी आप लोन लेने के लिए जाओगे, तभी आपको लगेगा कि इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न बनने से आपको कितना फायदा होता है। तो उसी तरह से जब भी आप ये सीजीटी एमएससी लोन लेने के लिए जाते हैं तो इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट मतलब क्या हो गया? कभी कभी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसको ऐसा लगता है इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट बोले तो वो जो इनकम टैक्स का पहला पेज आता है वही है, वैसा नहीं होता है। लास्ट 3 साल का इनकम टैक्स का एक्नॉलेजमेंट का कॉपी, उसका कंप्यूटेशन का कॉपी, 26A करके स्टेटमेंट होता है, आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस मतलब आपने कितना बिजनेस किया, कितना प्रॉफिट हुआ, आपका डेटर्स कितना है मतलब कहां से लेना कितना है, किसी को देना कितना है, तो बैलेंस शीट, पीएनएल, उसका शेड्यूल। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप का भी यही, प्राइवेट लिमिटेड का भी यही और एलएलपी का भी वही। तो उनका भी 3 साल का डॉक्यूमेंट बोले तो इनकम टैक्स का एक्नॉलेजमेंट, कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, पीएनएल, 26A स्टेटमेंट 3 साल का, जो आपके पास, आपके अकाउंटेंट के पास या आपके सीए के पास रेडीली अवेलेबल डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद आ जाता है अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, जैसे सीए का रिपोर्ट होता है वैसे डायरेक्टर का रिपोर्ट होता है। जैसे इनकम टैक्स में फाइल करते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं। उसके बाद अभी आप जब भी आप इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट देखोगे, ये सब डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो 31 मार्च के होते हैं, क्योंकि हमारा सब फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 31 मार्च होता है। लेकिन समझो कि बिजनेसमैन गया लोन लेने के लिए नवंबर, तो मार्च और नवंबर के बीच में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने आ गए, तो बैंकर आपको पूछेगा कि भाई आप मेरे को 7 महीने का हिसाब दीजिए, मतलब आपको प्रोविजनल फाइनेंशियल बनाना है। प्रोविजनल फाइनेंशियल बोले तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक का, ये वही है जो हमने 31 मार्च का बनाया था। लेकिन लोन लेने के लिए हम जाते हैं नवंबर में, समझो, तो अप्रैल से नवंबर को हमको उसको देना है कि भाई ये अप्रैल से नवंबर में मेरा इतना व्यापार हुआ, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, ये मेरा बैलेंस शीट। तो इनकम टैक्स का 3 साल का डॉक्यूमेंट और प्रोविजनल फाइनेंशियल बैलेंस शीट। इसके अलावा कोई बड़ी कंपनी होती है उसको क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, ये जैसे क्रिसिल है, केयर है, रेडरिक है, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास है तो भी चलेगा, नहीं है तो बैंकर अपने आप उनका रेटिंग निकाल देता है। इसके अलावा अपने को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख के काफी टेंशन आ जाता है कहीं को कि भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोले तो क्या, रजिस्ट्रेशन बोले तो अपना जीएसटी का कॉपी,
अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉपी। इसके अलावा हमारी जो फैक्ट्री है या सर्विस का यूनिट है, तो जो हमको लाइसेंस लगता है, जैसे एफएसएसआई लाइसेंस होता है, गुमास्ता लाइसेंस होता है, उद्योग आधार का लाइसेंस होता है, फैक्ट्री चला रहे हो तो अपने पास पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट होता है, फायर का एनओसी होता है, अगर हम कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हैं कोई फैक्ट्री, उसके लिए हमें लोन चाहिए तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन का परमिशन होता है। ये सब चीज बिजनेसमैन के पास ऑलरेडी रेडी अवेलेबल होती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, की मैनेजरियल प्रोफाइल, ये वैसी चीज है, बिजनेसमैन बोलेगा ये क्या है, ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो हमने कभी बनाया ही नहीं, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। तो ये मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम कहीं शादी में जाते हैं या कोई रिश्तेदार को मिलने को जाते हैं तो हम अच्छी तरह से कपड़े पहन के अच्छी तरह से जाते हैं। तो जब भी आप बैंकर के पास जाते हो लोन मांगने के लिए, बैंकर को बोलते हो कि मुझे 2 करोड़ रुपया चाहिए, सीजीटीएमएससी स्कीम है, भद्रेश शाह सीए ने बोला था, और गोल्ड एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में सेमिनार अटेंड करवाया था, तो हमको मालूम है सीजीटीएमएससी स्कीम में बैंकर 2 करोड़ रुपया देता है, तो आप मुझे दीजिए। तो आप ऐसे मांगोगे तो कोई नहीं देगा। तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, की मैनेजरियल प्रोफाइल, ये क्या होता है कि भाई समझो मैं कंपनी का सेठ हूं, आप देख रहे हो यहाँ पे सिंबल, मेरे कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर है, मैं सेल्स भी करता हूँ, मैं मार्केटिंग भी करता हूँ, तो मैं कंपनी का सेठ हूँ। मेरे पास प्रोडक्शन मैनेजर है, एक बंदा मार्केटिंग देखता है, एक बंदा मेरा सेल्स देखता है, एक मेरा एचआर देखता है। प्रोडक्शन में मेरी समझो प्रोडक्शन के पास नीचे मेरे पास 4 और जूनियर प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स में मेरे पास 15 एरिया मैनेजर है। तो ये मेरे स्ट्रक्चर है, तो उसको पता चल जाता है कि यस ये कंपनी का अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत ही प्रोफेशनल वे में कंपनी चल रहा है। जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए अलग अलग आदमी आपके पास हो, प्रोडक्शन और एचआर करने वाला एक भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छा सा पिक्चर अगर आप उसको प्रेजेंट करोगे तो उसको लगेगा कि ये काफी प्रोफेशनल कंपनी है और काफी बढ़िया तरीके से ये कंपनी चला रहे हैं। तो ये हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, की मैनेजरियल प्रोफाइल। की मैनेजरियल प्रोफाइल बोले तो आपके पास आपका प्रोफाइल, मतलब मैं समझो ये कंपनी का सेठ हूं तो मेरे को कितने साल का अनुभव है, मेरे पास समझो मार्केटिंग के लिए 4 आदमी है तो उसको कितने साल का अनुभव है, बस उसको पेपर पे लिख के बैंक को देना है। इसके अलावा अगर आप मशीनरी के लिए जा रहे हो तो उसका कोटेशन दे दो, अगर आप वाड़ा में समझो फैक्ट्री बनानी है तो उसका आर्किटेक्ट का एस्टिमेट दे दो, अगर आपको कोई कंपनी फैक्ट्री खरीदनी है उसके लिए लोन चाहिए तो उसका एग्रीमेंट दे दो, चेन एग्रीमेंट दे दो। तो ये सब रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये सीजीटीएमएससी लोन हो, गवर्नमेंट की कोई भी लोन हो, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोले तो क्या होता है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोले तो उसके अंदर आपका कंपनी का पूरा डिटेल आता है कि भाई कंपनी का कौन ओनर है उसके बारे में लिख डालो, कंपनी के पास कितने स्टाफ है उसके बारे में लिख देखो, कंपनी के पास पढ़े लिखे कितने स्टाफ है, कितने एक्सपीरियंस वाले स्टाफ है, फिर कंपनी के पास मशीनरी है तो किस तरह की मशीनरी है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, बॉल पेन बनाता है, फिर ज्वेलरी डिजाइन करता है, चंपल बना रहा है तो कौन सी वेरायटी की हम लोग चंपल बना रहे हैं उसकी डिटेल दे दो। हमारे कस्टमर कहाँ में है, सिर्फ मुंबई में है तो मुंबई के कस्टमर का डिटेल दो, अगर हमारे पास समझो महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में कस्टमर है तो वो जानकारी दो। कई लोग बोलते हैं हम लोग पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं तो पैन इंडिया की डिटेल दो। कई बोले कि हमारे पास 35 डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसकी जानकारी दो। इसके बाद हमारे बड़े क्लाइंट कौन से है उसकी जानकारी दो, हमारे कितने बड़े कॉम्पिटिटर कौन है जो हमको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उसके जानकारी दो, हमारी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है उसकी जानकारी, हमारी वीकनेस क्या है उसकी जानकारी, हमारा जो बिजनेस है उसका पोटेंशियल क्या है। समझो कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसका कितना, आप देखो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन का कितना पोटेंशियल है, ई कॉमर्स कंपनी है तो उसका क्या पोटेंशियल है। तो आप उसको बताओ कि भाई ये कंपनी को अगर जो फंडिंग मिलेगा तो ये कंपनी आज जहां से उससे 5 साल में कहीं और निकल सकती है, आप उसको ऐसा पिक्चर बना के दो। तो बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोले तो हमारी कंपनी की पूरी जानकारी, हमारी प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, हमारे प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है उसकी जानकारी दीजिए। तो उसके अलावा अगर एक्सिस्टिंग कोई मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर जाता है बैंक के पास लोन के लिए तो जीएसटी रिटर्न है, जीएसटी 1, जीएसटी 3B, करंट अकाउंट का स्टेटमेंट है, पार्टनर डायरेक्टर का सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट है, लास्ट 1 साल का कॉपी निकाल के दे दीजिए। प्राइवेट लिमिटेड है तो कौन कौन डायरेक्टर है, उनका कितना परसेंटेज है कंपनी में। उसके अलावा डेटर्स कौन कौन है आपके उसका नाम दे दीजिए, मार्केट से कितना रुपया लेना बाकी है उसका एजिंग दे दीजिए, आपके पास कौन सा स्टॉक है, कितना स्टॉक है उसका डिटेल दे दीजिए। ये सब रेडीली अवेलेबल डिटेल होता है बिजनेस मैन के पास, क्योंकि बिजनेसमैन तो ही बिजनेस कर पाता है अगर जो ये डिटेल उसके पास है। तो
अभी ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। आप बैंक में जाओगे, बैंक वाला आपको 4 पेज भर के ये डॉक्यूमेंट दे देगा, आप तुरंत डर जाओगे कि इतना सारा डॉक्यूमेंट है, मेरे पास तो है ही नहीं। 2-3 दिन मेहनत करोगे फिर बोलेगे इतना डॉक्यूमेंट हो नहीं सकता मेरे से। यही मैं डॉक्यूमेंट आपको ऐसा स्मॉल स्मॉल स्टेप में एक्सप्लेन करके दिया है कि ये डॉक्यूमेंट बोले तो क्या, आपका केवाईसी, आपका कंपनी का केवाईसी, आपका इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट, आपका कंपनी का इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट, आपका सब टाइप का रजिस्ट्रेशन का कॉपी, आपका स्ट्रेंथ का कॉपी, आपका कंपनी में जो आदमी काम करता है उसका कॉपी, अगले 5 साल का आपकी कंपनी का क्या विजन है उसका कॉपी, मशीनरी लेना है तो उसका कोटेशन, नया कंपनी का जगह खरीदना है तो उसका एग्रीमेंट, और उसके अलावा लास्ट 1 साल का बैंक स्टेटमेंट का कॉपी, जीएसटी का कॉपी, नेटवर्क स्टेटमेंट। नेटवर्क स्टेटमेंट बोले तो असेट्स माइनस लायबिलिटी, कंपनी का पूरा किया है, बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूं तो यही सब डॉक्यूमेंट इसमें लिखे हुए हैं। इसके अंदर और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे बैंक में आप जाओगे तो बैंक वाला आपको 4 पेज बना के दे देगा और फिर आप आपके अकाउंटेंट को दोगे, अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी और को देगा, और फिर उसी के अंदर ही ये पेपर घूमते रहते हैं। अगर आप उसको हॉनेस्टली देखोगे, ईमानदारी से देखोगे तो 1 घंटे के अंदर सब डॉक्यूमेंट आपके पास रेडीली अवेलेबल हो जाते हैं। सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोविजनल फाइनेंशियल को टाइम लगता है, इसके अलावा सब डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो आप चाहो तो 3 दिन में पूरा डॉक्यूमेंट अरेंज हो सकता है उस हिसाब से। अभी आप बताओगे, मैंने बताया कि मैं कौन सी बैंक इसके लिए लोन देती है। तो नेशनलाइज बैंक में आप देख सकते हो, क्योंकि 2014 के बाद हर बैंक का मर्जर और वो सब चालू है, तो विजया देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया, सिंडिकेट कैनेडा में मर्ज हो गया, ओरिएंटल पंजाब नेशनल में बैंक मर्ज हो गया। लेकिन आप देखोगे हर नेशनलाइज बैंक ये सीजीटी एमएससी की फंडिंग देती है। इसके अलावा आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर, कोई भी बड़ी बैंक देख लो, छोटी बैंक देखो, प्राइवेट सेक्टर की ये सब बैंक इसके अंदर इंक्लूड है। एक्सिस हो, एचडीएफसी हो, बंधन बैंक हो, फेडरल बैंक हो, कोई भी तरह की प्राइवेट लिमिटेड बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बैंक सीजीटी एमएससी की फंडिंग देती है। कोई बोलेगा कि एनबीएफसी, तो आप कोई भी एनबीएफसी ले लो, मैग्मा फाइनेंस देख लो, इंडोस्टार लैंडिंग कार्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आदित्य बिरला, टाटा कैपिटल, हर तरह की एनबीएफसी सीजीटी एमएससी की लोन देती है। इसके अलावा कोई बोलेगा कि नहीं हम तो कोऑपरेटिव बंदे हैं, हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक ही है, तो आप देखोगे तो सारस्वत, एनकेएसजी, सूरत बैंक, जलगांव बैंक, वो भी कोऑपरेटिव बैंक सीजीटी एमएससी का फंडिंग देती है। कोई बोलेगा कि हम स्मॉल फाइनेंस, हम छोटे लोग हैं, हमारे पास तो स्मॉल फाइनेंस बैंक से ही कांटेक्ट होता है, तो आप देखोगे तो एरो स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास, उज्जैन बैंक, सर्वोदय बैंक, ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये भी सीजीटी एमएससी का फंडिंग देती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कई लोगों को होता है और कौन सी बैंक देती है, और कौन सी बैंक देती है, नेशनलाइज ने दिया, प्राइवेट लिमिटेड ने दिया, और कौन तो सिडबी देती है, तमिलनाडु है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कोई बोलेगा हमारे पास फॉरेन की बैंक है, हम स्टैंडर्ड चार्टर में डील करते हैं, बारक्लेस में डील करते हैं, डीबीएस में करते हैं, तो फॉरेन बैंक भी सीजीटी एमएससी के साथ जुड़ी हुई है। और इन सब के अलावा कोई बोलेगा हम तो छोटे गांव से आते हैं, हमारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी बैंक का कोई एक्सेस होता नहीं है, हम जा नहीं सकते, तो 51 रीजनल रूरल बैंक, मतलब भारत की 51 रीजनल रूरल बैंक, एक छोटी बैंक भी ये सीजीटी एमएससी फंडिंग देने के लिए जुड़ी है। व्यापारी को 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग के लिए ये सब बैंक जुड़ी हुई है। अगर मैं अभी आपको फिर से बताता हूँ कि अगर आप देखोगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में ना नेगेटिव सेंटिमेंट काफी ज्यादा होते हैं। तो आप जब भी जाते हो कि किसी को भी पूछोगे, कोई बोलेगा ये सीजीटी एमएससी में तो फंडिंग होता ही नहीं है। मैं पूछता हूँ आप गए थे बैंक में, वो बोलेगा मैं नहीं गया था, मेरा दोस्त गया था, या मेरा बिजनेस का एक एसोसिएट गया था लोन लेने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि प्रमोटर जिसको लोन चाहिए वो कभी बैंक में जाता नहीं है। और मेरा ऐसा बोलना है, समझो कि आप राजकोट में हो या तो समझो बांद्रा में हो, आप देख लो आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में देख लो इनमें से कौन सी नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, एनबीएफसी है, स्मॉल फाइनेंस है, कोऑपरेटिव बैंक है, आप लिस्ट बना लो। मैं गारंटी देता हूँ आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में 15 से 20 बैंक तो इसके पास होगी। आप सब डॉक्यूमेंट लेके जाओ। बैंक में कैसे जाने का, बैंक में जाओगे तो बैंक का मैनेजर होता है, जब भी उसके पास फ्री समय होगा तभी उसका एक अपॉइंटमेंट लेके जाइए, वो आपको इंट्रोड्यूस करेगा उसका लोन मैनेजर के साथ, क्योंकि बैंक मैनेजर जो होता है वो हर काम देखता है, तो उसकी एक लोन की टीम होती है, तो वो आपको उसका इंट्रोड्यूस करा देगा कि भाई इनको लोन चाहिए, आप जरा देख लो। आप उसको एक छोटी सी समरी बना के दे दीजिए कि सर मेरा ये बिजनेस है, मेरे को लोन चाहिए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है मैं पहले से प्रिपेयर करके आया हूँ, आप देख लीजिए। 2-3 दिन के बाद फिर से एक बार रिव्यू कीजिए, उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हमारे ऑफिस में आइए, हमारी फैक्ट्री पे विजिट करिए,
वो जब भी आपके ऑफिस में आएगा, आपकी फैक्ट्री में आएगा, वो रियलिटी में देखेगा कि ये बंदा कंपनी चला रहा है, उसके वहां पे 3-4 आदमी लोग काम कर रहे हैं, 10-12 लोग काम कर रहे हैं, ये उसके मशीनरी है, ये मशीनरी में ये आदमी ऐसा काम कर रहा है। अगर ये आप देखोगे, वो बैंकर देखेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई समझो कोई मैनेजर ना बोलता है तो कोई मानना नहीं, आप 5 किलोमीटर के रेडियस में, मैंने बोला ये मैंने इतनी सारी बैंक का लिस्ट आपको दिया हुआ है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में 15 से 20 बैंक तो आपको आसानी से मिलेगा। आप 7 दिन का टाइम लीजिए, हर बैंक में जाके मैनेजर से मिलिए, उनसे बात कीजिए, आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, बैंक अपने जो बिजनेसमैन होते हैं वो 4 बिजनेसमैन को पूछते हैं और उधर ही आइडिया फ्लॉप हो जाता है कि भाई ऐसी कोई लोन मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, कोई बिजनेसमैन को चाहिए होता है 25 लाख रुपया, बैंकर उसका प्रोफाइल देख के बोलता है हम आपको 15 लाख रुपए दे पाओगे, 25 लाख तो नहीं दे पाएंगे। बिजनेसमैन थोड़ा रिजिड हो जाएगा, 25 लाख नहीं मिला तो मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा आप रिजिड मत हो। कभी क्या होता है, कभी भी आप रिलेशन बनाने का कोशिश करो। आप एक बार, मैंने जैसे बताया वर्किंग कैपिटल मैंने लिखा हुआ है कि 1 साल के बाद रिन्यूअल करना होता है। वर्किंग कैपिटल अगर आपको बैंक से मिल गया तो आप जब तक बिजनेस बंद नहीं करोगे तब तक आपका वर्किंग कैपिटल बंद नहीं होगा। आप जब भी नेक्स्ट ईयर जाओगे आपको बैंक वाला 15-20 लाख रुपए एडिशनल करके देगा। तो कभी भी दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, बिजनेसमैन जब भी लोन लेने के लिए जाता है कि मेरे को तो 2 करोड़ चाहिए, बैंक बोलेगा मैं आपको 75 लाख ही दूंगा, लेकिन बैंकर 75 लाख रुपया दिया तो बैंकर रिजिड होता है, आदमी रिजिड होता है, वो लेता ही नहीं है। ऐसा मत करो, आप उनके साथ जुड़ो। एक बार आप उनके साथ जुड़ गए, उसके बाद 6 से 12 महीने में बैंकर खुद रिव्यू करेगा आपका अकाउंट कि भाई ये बंदे ने जो रुपया लिया है उसको प्रॉपर इस्तेमाल किया कि नहीं, उसका बिजनेस बढ़ा कि नहीं, वो टाइम पे रीपेमेंट कर रहा है कि नहीं। अगर वो 6 से 12 महीने में आपका सब रिपोर्ट पॉजिटिव देखेगा और आप गलती से बैंक में चले गए और पूछोगे कि भाई मेरे को 25 लाख रुपया दीजिए, वो हंसते हंसते आपको 2 दिन में सैंक्शन करके दे देगा 25 लाख रुपया। वो पूछेगा भी नहीं आपको, क्योंकि उनको पास तो काफी रुपया पड़ा है। उनको सिर्फ वही लोग चाहिए कि जो ये गवर्नमेंट का जो स्कीम का एडवांटेज लेके अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल कर सके और बिजनेस को बढ़ा सके। तो ये जो नेगेटिव सेंटीमेंट है कि भाई सीजीटीएमएससी में फंडिंग मिलता ही नहीं है, वो सब गलत है। काफी लोगों को फंडिंग मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आपका एक्सिस्टिंग बैंकर है इसमें से कोई, तो आप उसको जाकर पहला रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई मेरे को सीजीटीएमएससी में फंडिंग चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि वो आपको पहचानता है, उसको पास आपका अकाउंट का पूरा डिटेल है, वो आपको तुरंत लोन दे देगा। तो आप नेगेटिव सेंटीमेंट्स में मत जाइए, आप खुद ट्राई कीजिए। आप ट्राई करोगे 100% सीजीटीएमएससी में फंडिंग मिल रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट से दूर रहिए। इसके अलावा मैं अभी मुद्रा लोन के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ये जो मुद्रा लोन होता है, जैसे अभी मैंने बात किया सीजीटीएमएससी का लोन था जो 2 करोड़ रुपए का लोन है, अप टू 2 CR तक उसमें फंडिंग मिलता है किसी भी चीज के लिए। वैसे गवर्नमेंट का और एक स्कीम है, वो स्कीम है मुद्रा योजना। ये 2014 के बाद गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया और काफी पॉपुलर स्कीम था, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो स्कीम में कैसा होता है मुद्रा योजना, मतलब ये उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है ये स्कीम का, कौन सी टाइप की इसमें लोन है, क्या लिमिट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और कितने साल के लिए अपने को ये लोन मिलती है। उसके अलावा ये लोन किस पर्पस के लिए ले सकते हैं, जैसे सीजीटीएमएससी में मैंने बात किया कि आप मशीनरी के लिए ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए ले सकते हैं, बैंक गारंटी के लिए ले सकते हैं, एलसी के लिए ले सकते हैं। तो वैसे क्या पर्पस के लिए आप मुद्रा लोन ले सकते हो, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कहां से आपको मिलेगा। तो मुद्रा लोन का जो मेन उद्देश्य था, वो मेन उद्देश्य था कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज जो भारत के अंदर है उसको प्रमोट करना है, उसको बढ़ावा देना है। तो छोटा से छोटा बिजनेसमैन को भी मुद्रा लोन का बेनिफिट मिले, ये बैंक गवर्नमेंट का उद्देश्य है। और लोअर इनकम, समझो किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न आज तक फाइल ही नहीं किया, और फाइल किया है तो इतना फाइल किया है कि फाइल करे कि ना करे बराबर है। तो लोअर इनकम के ग्रुप के लोगों को भी लोन मिले मुद्रा लोन में, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस तो 3 टाइप के मुद्रा लोन होते हैं, एक होता है शिशु लोन, दूसरा होता है किशोर लोन, तीसरा होता है तरुण लोन। आप उसको देखोगे तो हम भी जैसे जन्म लिया कभी छोटे थे, फिर किशोर हुए और फिर तरुण हुए, मतलब बड़े हुए। तो लोन भी उस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि शिशु लोन तो मतलब छोटा, उसमें 50,000 तक का आपको लोन मिल सकता है।
किशोर बोले तो 50,000 से लेकर 5 लाख का लोन मिल सकता है, तरुण बोले तो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो मुद्रा लोन में 3 तरह का टाइप है, शिशु, किशोर और तरुण, 50,000 तक, 5 लाख तक, 10 लाख तक। अभी यहाँ पे कई आदमी कोई बोलेगा मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो भी आपको लोन मिलेगा, क्योंकि इसमें रीजन यही है कि बैंक गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि लोअर से लोअर इनकम वाला या तो एकदम छोटे से छोटा इंसान को भी भारत के अंदर अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इसके अंदर कभी कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया होगा और नया बिजनेसमैन होगा, नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, तो भी वो रिक्वायरमेंट उतना कोई दिक्कत आएगा नहीं शिशु में। किशोर और तरुण, शिशु लोन में अभी लॉकडाउन के दरमियान इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर इंटरेस्ट के अंदर राहत दी गई है। किशोर और तरुण इसके अंदर कैसा है, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट की कोई भी योजना के अंदर आपका रेटिंग, आपका उद्देश्य, आपकी प्रामाणिकता मैटर करती है, आपका बिजनेस मैटर करता है। तो किशोर और तरुण का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत ही रिजनेबल जो मार्केट में चल रहा है वही है। और इसके अंदर टर्म बोले तो वर्किंग कैपिटल लेंगे तो 1 साल के बाद रिन्यूअल होगा, टर्म लोन 5 साल के लिए आपको मिलेगा। पर्पस क्या है, तो पर्पस यही है कि किसी को छोटा मशीनरी लेना है, किसी को 2 लाख का मशीन लेना है, किसी को 5 लाख का मशीन लेना है, किसी को छोटा सा दुकान डालना है, माल मटेरियल खरीदना है, किसी को पास फादर मदर का जगह है लेकिन उसको रिनोवेट करके नया धंधा चालू करना है, तो वो घर ये थोड़ा दुकान बनाने के लिए या छोटा सा फैक्ट्री वर्कशॉप बनाने के लिए, या तो इसके अंदर कोई बोलेगा मुझे टेम्पो लेना है, और इवन कोई बोलेगा मुझे गांव में अंदर, कोई बोलेगा मैं गुजरात में हूँ, अहमदाबाद में हूँ, तमिलनाडु में हूँ और मुझे समझो के कोई छोटा सा बिजनेस करना है जिसके लिए मुझे बाइक चाहिए, तो वो बाइक को भी लोन, बाइक खरीदने के लिए भी लोन मिलेगा, कमर्शियल व्हीकल लोन इसके लिए। तो वर्किंग कैपिटल हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, अपना फैक्ट्री दुकान को रिनोवेट करना हो, या तो फिर छोटा अपने को रिक्शा खरीदना हो, या टेम्पो खरीदना हो, या तो स्कूटर खरीदना हो, उसके लिए भी लोन मिलेगा। इसका डॉक्यूमेंट तो बहुत सिंपल है, केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आपको नया मशीन लेना है तो उसका कोटेशन दे दीजिए, सप्लायर का डिटेल दे दीजिए, और कौन से टाइप का मशीन लेना है वो दे दीजिए। बस इतने सही डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए। हाँ, 2 प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक सिंपल भाषा में, जैसे मैंने बताया एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, मैंने डिटेल में बताया कि इतना सारा चीज आपको उसमें डालना होता है। मुद्रा लोन के लिए वो उतना बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी चाहिए नहीं, 2 पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो जिसके अंदर आपका नाम, अता पता लिखा हुआ रहेगा और आपका बिजनेस का थोड़ा सा जानकारी दिया रहेगा। सिर्फ 2 पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसे आप बायोडेटा बनाते हो वैसा ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट चलता है। तो इसके लिए सिर्फ केवाईसी रहेगा आदमी का, कंपनी का, हमको मशीनरी चाहिए तो उसका कोटेशन और सप्लायर का डिटेल, हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए तो हमको क्या क्या चीज चाहिए, समझो हमको कोई छोटा बिजनेस करना है और हमको रॉ मटेरियल के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, तो कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए उसका डिटेल लिख दो, कहाँ से मिलेगा वो लिख दो, कितने का खरीदना है वो लिख दो, और एक 2 पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे दो कि भाई ये सब चीज चाहिए। बस उतना डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा बैंकर आगे पीछे थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट मांग सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज एक ध्यान रखनी है, कोई भी डिफॉल्टर होगा उसको लोन कभी नहीं मिलेगा। कोई भी नया बिजनेसमैन है, 18 साल का लड़का है, वो बोलेगा मेरे को बिजनेस करना है तो उसको लोन मिलेगा। यहाँ पे भी नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव, माइक्रो फाइनेंस और रीजनल रूरल बैंक, ये सभी को लोन, ये सभी बैंकों से लोन मिलेगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस जो है शिशु लोन के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक जितनी भी फंडिंग की है, अगर उसका जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करें तो 60% जो लोन है वो शिशु को दी गई है, मतलब 50,000 से नीचे के लोगों के रिक्वायरमेंट के लिए, और 40% जो लोन है वो किशोर और तरुण में दी गई है। तो आप देखोगे तो गवर्नमेंट को हर सेक्टर को प्रमोट करना है, छोटा सा छोटा आदमी हो जिसको 50,000 का रिक्वायरमेंट है उसको भी, और 10 लाख का रिक्वायरमेंट है उसको भी। तो 60% लोन अब तक शिशु को दी गई है और 40% लोन किशोर और तरुण को दी गई है। और सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात, अभी आरबीआई ने कमेटी सेटअप की थी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट को, फाइनेंस को एक रिकमेंडेशन दिया गया है कि ये जो मुद्रा लोन की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपया है। 2014 में स्कीम लॉन्च की थी और हमें लगता है कि इसकी लिमिट बढ़ा के 20 लाख रुपया करनी चाहिए। तो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि ये मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कीजिए, और बहुत ही होपफुल है कि बहुत ही जल्द ये जो स्कीम की जो लिमिट है वो 10 लाख से रिवाइज होकर 20 लाख हो जाएगी। तो और भी
बिजनेस करने के लिए छोटे व्यापारी को रुपया बैंक की ओर से मिलेगा। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन था। और अभी किसी को भी क्वेश्चन हो और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो वो आप बता सकते हो। भद्रेश जी, यस सर। भद्रेश जी, क्वेश्चन आंसर उसमें आपके पास में पैनल में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस यस यस, बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में आया है, हाउ एन न्यूली रजिस्टर्ड फर्म कैन अप्लाई फॉर ए लोन, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी फॉर दिस? ओके, तो हाँ, तो ये कैसा होता है न्यूली रजिस्टर्ड, मतलब ये मेरे को लगता है सीजीटी एमएससी के लिए कहा गया है कि नया जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसका एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो क्या होता है इसके अंदर अगर सीजीटी एमएससी है तो सीजीटी एमएससी में आप कोई भी अप्लाई कर सकता है, मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो अप्लाई कर सकता है लोन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उसको 3 साल होना ही चाहिए, नया बिजनेसमैन होगा तो भी होगा, लेकिन नया बिजनेसमैन जब भी जाएगा तो उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, उसका बिजनेस मॉडल के अंदर और उसका खुद का बैकग्राउंड, उसके साथ जो टीम जुड़ा है उसका बैकग्राउंड, उसको बहुत ही मजबूती से प्रेजेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद उसका प्रोजेक्ट का डिटेल में रिव्यू होगा और उसके बाद जो वो मांग रहा है अगर वो जस्टिफाइबल है तो उसको पूरा, या तो फिर थोड़ा मैंने कहा कि आप 50 लाख मांगने जा रहे हो, बैंक बोलेगा मैं आपको 35 दूंगा, तो आप 35 लेके बिजनेस स्टार्ट करने का कोशिश कीजिए और 6-12 महीने के बाद फिर से आप रिक्वेस्ट कीजिए बैंकर को, बैंक आपको एडिशनल फंडिंग देगा। तो हाँ वैसा। दूसरा प्रश्न है, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट एनुअल गारंटी फीस। यस, तो ये एनुअल गारंटी फीस सीजीटी एमएससी में है। मुद्रा लोन के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। मुद्रा लोन के लिए मामूली सा चार्ज कभी बैंक लेती है, वो भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन का होता है। मुद्रा लोन के लिए कोई भी चार्ज गवर्नमेंट का नहीं है। सीजीटी एमएससी जो लोन है उसके लिए एनुअल गारंटी फी यस वो है। उसका रेट जो है 1.25 7% से लेके 2.25% है, वो हर साल अपने को देना होता है। टर्म लोन है तो जो रुपया हमारा दिसंबर को आउटस्टैंडिंग है उस पे देना है, और वर्किंग कैपिटल है तो जो हमने मैक्सिमम रुपया यूज किया है वो देना है। ये आप उसको ऐसा समझिए कि ये मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है, सॉरी इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस लिया तो प्रीमियम देना पड़ेगा, तो सीजीटी एमएससी लिया तो अपने को ये गारंटी फीस देना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए अगर मेरे को बैंक 8.5% में फंडिंग देता है और वो 1.5% सीजीटी एमएससी में लेता है तो अपना जो रेट का फंडिंग हो गया 10% हो गया, तो वो अपने को हर साल लगेगा। और ये परसेंटेज बैंक टू बैंक वेरी करता है, 1.25 से 1.75 वैसा। सर इसमें एक और भी क्वेश्चन था, व्हाट इज देन इंटरेस्टेड चार्ज tentative, please explain difference between interest percentage and annual guarantee fee. Yes, तो जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, आप कोई भी लोन लेने को जाओ इंटरेस्ट तो लगेगा, थोड़ा कम लगेगा थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन इंटरेस्ट तो लगेगा। तो वैसा इंटरेस्ट रेट मतलब हर लोन के ऊपर इंटरेस्ट रहता है। तो मैंने कहा सीजीटी एमएससी स्कीम 2 चीज से डिफरेंट है। एक तो उसके लिए आपको कोई भी तरह की सिक्योरिटी देनी नहीं होती है, और दूसरी एनुअल गारंटी फी भरनी होती है। तो इंटरेस्ट और एनुअल गारंटी फी अलग है। इंटरेस्ट जो है जो आप जितना यूज करते हो उसके ऊपर लगता है। जैसे आपने वर्किंग कैपिटल लिया 50 लाख का और आपने पहला महीना 10 लाख यूज किया तो आपको 10 लाख पे ब्याज भरना है। आपने तीसरा महीना 15 लाख यूज किया तो 15 लाख पे भरना है। आपने समझो पहला ही महीना 50 लाख यूज कर दिया तो 50 लाख पे भरना है इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और एनुअल गारंटी फी बोले तो आपको एक परसेंटेज देना ही है, ये आपका इंश्योरेंस प्रीमियम समझ लीजिए। तो बेसिकली आपने मशीन लिया तो 1 करोड़ का लोन लिया और 2% अगर अपने को 1.5% होता है कि एनुअल गारंटी फी है तो अपने को 1.5 लाख का चेक बना के बैंक को देना है। दूसरे साल में अगर मेरा 80 लाख रुपया बाकी है तो 80 लाख का 1.5 लाख रुपए का 1.5% का चेक बनाने देना है। तो इंटरेस्ट जो है जो हम यूटिलाइज करते हैं वो इंटरेस्ट है, जो हमको कंपल्सरी देना है वो एजीएफ है, एनुअल गारंटी फी। ओके, और दूसरा प्रश्न सर, वेयर कैन बी कंप्लेन इफ बैंकर्स डोंट सपोर्ट? तो हाँ, जिसमें इसमें ऐसा था बेसियन कैथोलिक बैंक है क्या नहीं, तो वो बैंक की भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। नहीं तो मैं आप लिस्ट पीछे दूसरा ये कंप्लेन, आप कंप्लेन का बात है ना, क्या होता है ना, मैं यही चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बैंकर जो होता है वो काफी काम करते हैं। आप जब भी देखोगे बैंकर को, बैंकर हर तरह का काम करता है। तो बैंकर में लोगों को क्या होता है, वो पहला तो बैंकर में कोई भी बंदा जो होता है उससे जाके पूछता है भाई लोन मिलेगा क्या, लोन मिलेगा क्या, ऐसा अप्रोच मत रखो। बैंक में कंसर्न डिपार्टमेंट होता है लोन का।
कई बार क्या होता है, अगर समझो आप अंधेरी में हो तो अंधेरी, समझो आप सांता क्रूज हो या छोटे कहाँ पे हो, तो वहां पे समझो कोई बैंक होगा, उसके पास लोन डिपार्टमेंट नहीं होगा, लेकिन उसका 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस में उसका बड़ा ब्रांच होगा जहां पे लोन डिपार्टमेंट होता है। तो आप वहां पे लोन डिपार्टमेंट में कंसर्न पर्सन को जाके मिलो। क्या होता है, ऑटो रिक्शा का लोन वाला होता है, वहां पे आप जाके बोलोगे मेरे को बिल्डिंग के लिए लोन दो, तो वो नहीं देगा। तो आपको कंसर्न पर्सन से मिलना है। दूसरा, उसके बाद क्या होता है कि किसको कंप्लेंट करो। कंप्लेंट करने का बात नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है ना, बैंकर के पास पावर होता है कि वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। रिजेक्ट क्यों करेगा, उसको लगेगा, क्योंकि उसका एक डिटेल रोड बनता है। कोई भी बैंक मैनेजर आपका प्रपोजल लेके ऐसे ही आपको 5 दिन के बाद नहीं बोलेगा कि मैं आपका प्रपोजल रिजेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव वे में लो, मैंने आपको इतना सारा बैंक दिया, आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में 15 से 20 बैंक होगा। एज अ बिजनेसमैन एक स्पिरिट होता है, कभी हारता नहीं है। तो आपको जाना होता है, एक बैंक में अगर आपको ना मिला तो बाजू में और 10 बैंक है, आप 10 बैंक में जाओ, आपको 110% आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। और उसके बाद भी अगर जो आपको कंप्लेंट भी करना है ड्यू टू वेरियस रीजन, तो आप बैंकिंग ओमबड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कंप्लेंट कर सकते हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंप्लेंट कर सकते हो। और एक गवर्नमेंट का पोर्टल भी है कि पब्लिक सर्विसेज के साथ जो लोग जुड़े हैं और आपको उसका कोई कंप्लेंट करना है, तो गवर्नमेंट का पोर्टल भी है इसके लिए, आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हो। आपको 7 to 15 डेज के अंदर वो कंप्लेंट रिजोल्व करके या तो एक कंसर्न अथॉरिटी का नाम दिया जाएगा, आप उसको जाके आपका ग्रीवेंसेस एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन केस टू केस बेसिस। सर इसमें एक और क्वेश्चन था, बेसिन कैथोलिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, तो सीजीटीएमएसएमई के लिए लिस्ट में है कि नहीं? हाँ, बेसिन कोऑपरेटिव बैंक का एक मतलब बेसिन ये कोऑपरेटिव बैंक के अंदर नहीं है, ये कैथोलिक बैंक नहीं है अपडेटेड लिस्ट में। लेकिन दूसरी काफी, मतलब इसमें कैसा होता है ना कि ये जो बैंक है, मेरे को लगता है ये नाला सोपारा और वो बाजू वसई विरार के बाजू काफी फेमस है। तो ये बैंक अगर समझो वहां पे नहीं जुड़ा हुआ है, तो वहां पे कोई और बैंक है, जैसे सारस्वत बैंक है, एनकेएसजी बैंक है, सूरत जलगांव बैंक है। और इसमें ऐसा है कि सीजीटीएमएससी लोन के लिए आपका बैंक अकाउंट उस बैंक में होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है। तो ये कई लोगों को ऐसा भ्रम होता है, अगर जो मेरा बैंक में अकाउंट होगा तो ही मुझे लोन देगा, ऐसा नहीं है। आप दूसरी बैंक में भी आपका प्रोजेक्ट वायबल है तो आपको लोन मिलेगा। यस सर। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन एक और है, बैंकर्स आर रिप्लाइंग ड्यू टू लॉकडाउन इन दिस पैंडेमिक सीजीटीएमएसएमई अप्रूवल्स आर नॉट कमिंग, व्हाट टू डू? तो ये देखिए सर, ये जो पैंडेमिक है वो देखिए, इसमें कैसा होता है कि ये पैंडेमिक में एक बीच में जो सर्कुलर था कि भाई हम लोग असेंशियल सर्विसेज पे काम करेंगे, तो बैंकों ने लॉकर भी बंद कर दिए थे। और एक सिचुएशन जो होता है, करंट सिचुएशन होता है, कभी कभी क्या होता है बिजनेस में ऐसा हो जाता है कि आप क्यों लोन नहीं दे रहे, आपका तो काम है, आपको करना चाहिए। तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में हमको भी समझना चाहिए कि वो भी इंसान है। और क्या होता है, आप बैंक में पहले जाते थे, मार्च के पहले आप जाते थे तो बैंक में 15-15, 20-20 स्टाफ होता था। अगर आप अभी जाओगे तो बैंक के अंदर 3 या 4 लोग मुश्किल से काम कर रहे हैं। और लोन प्रोसेस जो ऐसा नहीं है कि आप जिसके पास गए वो उसके पास पावर है, उसको आपका फाइल देखना है, उसके बाद आप उसके दूसरा एक मैनेजर होता है वो रिव्यू करता है, उसके बाद कोई और विजिट करता है, उसके बाद कोई अप्रूवल करता है, कोई रेटिंग डिसाइड करता है। तो ये पूरा चेन होता है। तो वो चेन के अंदर समझो 2 लोग नहीं है तो उनके पास वो अप्रूवल नहीं होता है। तो यस, लॉकडाउन के टाइम काफी लोगों को नॉर्मल लोन लेने के लिए भी दिक्कत आया, वो अप्रैल मई में काफी था। जून जुलाई के बाद सिचुएशन रिज्यूम हो रहा है। और आज के तारीख में भी जो लोन लेने के लिए जो नंबर ऑफ डेज लगता था, उसमें से 7 से 15 दिन ज्यादा लग रहा है। ये टेम्पोररी फिनोमेना है, वो काफी थोड़ा एडवर्स था हर किसी के लिए, लेकिन ये सिचुएशन 15-20 दिन में अनलॉक 4-5 में सब रिजॉल्व हो जाएगा और ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा। मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, कैन एनी मर्चेंट एक्सपोर्टर कैन अवेल लोन फॉर जीएसटी पेमेंट एज ए वर्किंग कैपिटल? एवरी टाइम वी हैव टू पे 18% टू द वेंडर एंड वी कैन नॉट चार्ज टू ओवरसीज क्लाइंट. वी गेट रिफंड बट इट्स टेकिंग 1 to 2 month टाइम बाय डिपार्टमेंट. यस हाँ सर, देखिए ऐसा है ना, आपने बताया कि अवेल लोन फॉर जीएसटी पेमेंट। तो एक चीज याद रखिए, क्या होता है, गवर्नमेंट ने काफी क्लियर किया हुआ है, टैक्स
का रुपया देने के लिए आपको कभी कोई लोन नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे को जीएसटी भरना है, उसके लिए लोन चाहिए, मेरे को पहला इनकम टैक्स का कोई रेट पड़ गया, उसका रुपये के लिए लोन चाहिए, तो आप कभी भी बैंकर के पास जाओगे कि मेरे को 18% जीएसटी भरना है, तो मेरे को क्लाइंट मेरे को 2 महीने के बाद देगा, तो आप मेरे को दे दो। तो मेरे को तो बेसिकली क्या होता है ना, आपको मैंने बताया कि क्या होता है ना, बैंकर को अच्छा पिक्चर प्रेजेंट करो। तो आपको ऐसा अप्रोच नहीं करना है कि मेरे को जीएसटी भरने के लिए रुपया चाहिए, कभी बैंक नहीं देगा, क्योंकि बैंक का और गवर्नमेंट का गाइडलाइंस क्लियर है, टैक्स भरने के लिए कभी किसी को लोन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई टैक्स भरने के लिए जो रुपया मांग रहा है, तो अगर उसका रेटिंग निकालेगा तो रेटिंग कभी अच्छा नहीं आएगा। तो आपको इनडायरेक्टली वर्किंग कैपिटल के लिए रुपया मांगना है, और आपका कैश फ्लो को आपको इस तरह से पिक्चर करना है, और उस तरह से आपको प्रोजेक्शन करना है कि आपका जो डेटर्स है, आपको 1-2 महीने के बाद भी जो रुपया दे रहा है, तो आप उसको मैनेज कर सको। टैक्स भरने के लिए कभी कोई रुपया, कोई भी स्कीम गवर्नमेंट का और कोई भी बैंक आपको कभी नहीं देगा। फॉर वर्किंग कैपिटल यू विल डेफिनेटली गेट द फंडिंग। सर एक क्वेश्चन और है, मुद्रा लोन कैन बी ग्रांटेड ओनली फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक ओनली, आर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक आर एलिजिबल? नहीं, तो मैंने ऐसा बताया कि हाँ सर कंटिन्यू करिए आप। हाँ, इसमें ऐसा होता है सर कि इसमें ऐसा होता है, मुद्रा लोन जो है हर बैंक देता है, नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रूरल बैंक, हर कोई देता है। लेकिन एक क्या होता है कि आप कभी कभी कोई प्राइवेट बैंक में कोई जाता है, तो क्या होता है उसका क्वांटम अगर आप देखोगे ना, कोई जाता है 50,000 लोन के लिए, तो कोई ऑफिशियली आपको ना नहीं बोल सकता। लेकिन क्या होता है कि एक कभी कभी प्राइवेट बैंक का कोई अप्रोच होता है, लेकिन कभी भी आप मैनेजर को बोलो कि आपका ब्रांच नहीं कर रहा है, तो मेरे को कोई आपका दूसरा ब्रांच दो, वो ब्रांच कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि हर लोन के लिए, हर स्कीम के लिए बैंकर के पास स्पेसिफाइड पर्सन होता है। तो अगर आप कोई ब्रांच में चले गए, वो वहां पे वो पर्सन नहीं है, तो वो आपको ना ही बोलेगा कि भाई हम लोग नहीं करते। आप उसको पोलाइटली पूछो कि भाई मेरे को आप उसका सब्स्टिट्यूट दो, आपके बैंक से ही मेरे को लोन लेना है, आप मेरे को ब्रांच दो, वो आपको तुरंत ब्रांच और कंसर्न पर्सन का दे देगा रेफरेंस, उसका हेड ऑफिस का देगा, या तो फिर जो बड़ा कमर्शियल बैंक होगा उसका वो रेफरेंस देगा। लेकिन नेशनलाइज, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, हर कोई जो भी रजिस्टर्ड है वो मुद्रा लोन देते हैं। एक दूसरा प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें कुछ अलग हट के है बातें। सोने चांदी उद्योग में मशीनरी की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन सोना चांदी की कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो क्या करें? इनका फोकस मुझे लगता है इस तरफ है कि क्या हमें मेटल के लिए भी लोन और इस तरह की कोई। यस, तो इसमें ऐसा है सर, मेटल जैसे मैंने बताया रॉ मटेरियल, अगर आप मुद्रा लोन का बात करोगे तो सर मुद्रा लोन में तो मुझे लगता है आपका मशीनरी क्वालिफाई होगा। जिस तरह से गोल्ड का भाव बढ़ रहा है, मुझे लगता नहीं है कि गोल्ड लोन तो आपको मुद्रा लोन में मिल पाएगा। लेकिन ये अपना जो सीजीटी एमएससी है, जिसमें आपका मशीन का, जैसे मतलब वो लेबर जो सोनी बोलते हैं, अगर जो लेबर, अगर गोल्ड का बात करोगे तो बैंकों का काफी गोल्ड रिलेटेड भी स्कीम होता है। अगर आप सीजीटी एमएससी में जाते हो तो वहां पे आपको रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए भी लोन दिया जाता है। तो बेसिकली तो अगर उसमें कहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आपको गोल्ड का बार खरीदने के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। फॉर सोनी, फॉर गोल्ड स्मिथ एंड फॉर द ज्वेलर्स इट इज द रॉ मटेरियल। तो अनाज की दुकान के लिए गेहूं चावल उसका रॉ मटेरियल है, आपके लिए सोना और चांदी, सिल्वर और गोल्ड आपका रॉ मटेरियल है। तो आपको डेफिनेटली सीजीटी एमएससी के लिए मटेरियल परचेस के लिए लोन मिलेगा। सर दूसरा एक और क्वेश्चन आया है, फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एनी स्पेशल स्कीम सोल प्रोप्राइटर? तो मतलब इसमें ऐसा है कि वुमेन एंटरप्रेनर, जैसे अभी अगर आप मुद्रा लोन का बात करोगे तो मुद्रा लोन में कैसा है कि शिशु लोन है, तरुण लोन है और किशोर लोन है। तो कैसा होता है कि वुमेन एंटरप्रेनर को प्रमोट करने का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अगर समझो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, अगर लास्ट फंड के अंदर 10 लाख बचा हुआ है और दोनों प्रोफाइल बहुत बढ़िया आया, एक है वुमेन का, एक है मेन का, 110% वुमेन एंटरप्रेनर को पहला लोन मिलेगा। द रीजन मीन वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो फंड पहला जाएगा। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ, तो उस हिसाब से अगर कोई बोलता है कि वुमेन एंटरप्रेनर के हिसाब से मेरे को जाना है, तो ऑब्वियसली उसको एडेड एडवांटेज होगा क्योंकि वो उसमें क्वालिफाई होता है। और वुमेन एंटरप्रेनर के लिए ऑल ओवर इंडिया में काफी जगह पे सब्सिडी का भी स्कीम है। और दूसरा चीज
कभी कभी क्या होता है, ये सब के अंदर स्पेशल स्कीम निकलता है, तो कभी कभी क्या होता है, जो प्रोसेसिंग फीस है, कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अंदर अगर जो वुमन एंटरप्रेनर है तो उसको 10 से लेकर 25 पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट में एडवांटेज मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएशन विद द बैंकर। सर, इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, व्हाट आर द सर्विस चार्जेस फॉर असिस्टिंग टू गेट मुद्रा लोन? उस पे कोई सर्विस चार्जेस? तो मुद्रा लोन के अंदर कोई स्पेसिफिक चार्जेस नहीं है बैंक का, सिर्फ नॉर्मली जो मुद्रा लोन का जो होता है एप्लीकेशन फीस होता है वो 1000 से 2000 रुपया होता है। दैट इज लाइक, क्योंकि आप कभी बैंक में जाओगे तो बैंक बोलेगा मेरा 1% प्रोसेसिंग फीस है एज अ डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्जेस, तो अगर आप, तो बेसिकली दैट इज द 1000 to 2000 रुपीज एज अ चार्जेस होता है बैंक का एज अ प्रोसेसिंग फीस फॉर द डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग एंड एक्सेट्रा, और कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है लाइक एनुअल गारंटी फी फॉर सीजीटी एमएससी। एक प्रश्न और है कि 25 से 30 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, तो मुझे कितने साल का इनकम टैक्स दिखाना होगा? इसमें ऐसा होता है कि वर्किंग कैपिटल जो लोन है वो आपका इनकम टैक्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। वर्किंग कैपिटल जो लोन होता है आपका टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल लोन किसके लिए लगता है? वर्किंग कैपिटल लोन रहता है कि मुझे मटेरियल खरीदना है, उसके बाद उसको प्रोसेस करना है, फिर मार्केट में बेचना है। अभी डेटर्स मेरे को रुपया दे नहीं रहा है तो मैं क्रेडिटर्स को दे नहीं पा रहा, तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल बोले तो एक गैप होता है इसके लिए। तो वर्किंग कैपिटल को इस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बैंकिंग डेफिनेशन में 90 दिन वाला डेटर्स को बेस्ट डेटर्स माना जाता है। तो अगर आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको वर्किंग कैपिटल 25 से 35 लाख रुपया मिलेगा। तो वर्किंग कैपिटल 25 से 35 लाख रुपया अगर हमको लेना है तो आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। अगर 1 करोड़ टर्नओवर है तो आपको 25 से 35 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल मिलेगा। वर्किंग कैपिटल के लिए ऐसा नहीं कि मैंने क्या रिटर्न फाइल किया हुआ है। अगर आपने रिटर्न फाइल किया 5 लाख का और अगर आपका बिजनेस है साल का 10 लाख रुपया और आप बोलोगे मेरे को 25 लाख रुपया चाहिए, तो वो बैठेगा नहीं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बोले तो 90 दिन का डेटर्स और स्टॉक। तो उसको इस तरह से कंसीडर करो कि मेरे को अगर 25 लाख का वर्किंग कैपिटल चाहिए तो मेरे को 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला कि जब भी आप वर्किंग कैपिटल रिन्यूअल के लिए जाते हो आपको हक से बैंक रुपया देता है। अगर आप जब भी वर्किंग कैपिटल लेने के लिए गए 25 लाख और आपका टर्नओवर 1 करोड़ था तो आपको उसने 25 लाख रुपया दिया। आप नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के लिए जाते हो तभी आपको टर्नओवर हो गया 3 करोड़। आप बैंकर को बोले मेरे को 75 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, वो हंसी खुशी आपको लोन सैंक्शन करेगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सीजीटी एमएससी? रेट ऑफ इंटरेस्ट सीजीटी एमएससी में, ये सीजीटी एमएससी का जो रेट होता है वो एमसीएलआर बेस होता है। लॉकडाउन में एमसीएलआर रेट रिड्यूस हुआ तो आज की तारीख में सीजीटी एमएससी में वर्किंग कैपिटल लेने के लिए जाओगे तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वर्किंग कैपिटल का 8.25% से लेकर 9.25। और दूसरा अगर आप टर्म लोन के लिए जाते हो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगा तो 7.9 से लेकर 8.75 तक का मिलेगा। ओके, तो अब 2 प्रश्न और है, मुझे लगता है कि दोनों प्रश्न के लगभग इसी लाइन पे आंसर होगा। टिपिकली व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट रेंजेस ऑन एनी लोन, फिर एमएसएमई व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट। तो आपने उसको तो आंसर कर दिया है। वी आर ऑलरेडी अवेलिंग, इफ वी आर ऑलरेडी अवेलिंग एनी लोन फैसिलिटी इन बैंक देन आल्सो वी आर एलिजिबल फॉर दिस लोन। समझा नहीं मैं। अगर किसी का कोई लोन पहले से चल रहा है तो इस लोन के लिए वो एलिजिबल है? हाँ सर, यस, ये लोन के लिए वो एलिजिबल रहेगा। मतलब इसमें कैसा होता है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है और अगर आपके पास पर्पस है किसी भी चीज का तो आप वो लोन को ले सकते हैं। तो अगर आप समझो कि मुद्रा लोन के लिए जा रहे हो और अगर आपके पास छोटा मोटा लोन है तो आपको पर्पस प्रूव करना होगा कि आपको किसके लिए रुपया चाहिए। अगर आप उसको पर्पस प्रूव कर सकते हो तो आपको लोन मिलेगा। सीजीटी एमएससी समझो कि आपने नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है 1 करोड़ रुपए के लिए और आपको लोन चाहिए तो डेफिनेटली आपको बैंक लोन देगा। तो ऐसा कहाँ पे भी नहीं कि आपके पास लोन लिया हुआ है तो आपको लोन मिलेगा कि नहीं। हाँ, उसमें ऐसा होता है कि अगर आपने आपके बिजनेस को जितना लोन, मतलब बेसिकली क्या होता है, एक आदमी होता है अगर वो 5 रोटी खाता है तो वो 6 रोटी खा सकता है। आप उसको बोलोगे 15 रोटी खाओ तो वो नहीं खा सकता। तो वैसा ही बिजनेस के लिए होता है। अगर बिजनेस के लिए अगर लोन जो होता है जितना, क्योंकि पैरामीटर्स होता है उतना ही लोन आपको जस्टिफाइबल होता है, आप ओवर लेवरेज ना हो जाओ। तो ऐसा कहाँ पे भी नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा। हाँ, आपको वो पैरामीटर ध्यान में रखना है कि भाई आप एलिजिबल हो के लिए। ओके सर, अभी हमारे पास में काफी प्रश्न हैं तो भद्रेश जी, हम चूंकि अपनी समय सीमा से आगे बढ़ रहे हैं
तो आपको आपके प्रश्न, जो भी प्रश्न हमारे पास में आए हैं हम उससे शेयर कर देंगे। और जिन लोगों के प्रश्न हैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ईमेल आईडीज यहाँ पे हमें शेयर कर दें, जिससे हम आपके प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुँचा सकें। और इसी के साथ हम आप सबको यहाँ ज्वाइन होने के लिए आप सबके बहुत आभारी हैं। और भद्रेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, मैं लास्ट में मैं एक करना चाहूंगा। हाँ आई वांट टू थैंक यू अजीत शाह सर, यूनिवर्सल कनेक्शन। आई वांट टू थैंक मिथिलेश पांडे जी, मुरारी जी एंड कंप्लीट टीम ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। उन्होंने काफी मेहनत की है ये सेमिनार को लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो आई रियली वांट टू थैंक ऑल अजीत भाई, मिथिलेश जी, मुरारी जी एंड कंप्लीट टीम ऑफ GJEPG for their show. Thank you very much. Thank you. थैंक यू भद्रेश जी। मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग मृणाली। नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस Yes. यस सर। मृणाली अभी स्टॉप कर सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच टू एवरीबडी एंड थैंक यू भद्रेश सर Thank you. एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you.